सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे आपके 2 साल सफल कार्यकाल के लिए। तो आपको कैसा लगता है? थैंक यू सो मच। इस सर्विस में आने के बाद कई पोजीशंस मैंने होल्ड करी है। मैं बात करूँ इससे पहले आई वाज कमिश्नर जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद का एक अलग महत्व है, एक अलग सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स, अर्बन हो, रूरल डिपार्टमेंट हो, महिला अधिकारिता हो, एसएचजी हो, मेडिकल हो, इस पद पे रहते हुए सभी के लिए काम करने का मौका मिलता है। और इन 2 साल के मैं बात करूं तो काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है। सभी फील्ड्स में, सभी सेक्टर्स में, और समाज के अलग अलग वर्ग के लिए, चाहे गरीब हो, शहरी वर्ग हो, ग्रामीण वर्ग हो, कृषि वर्ग हो, सबके लिए काम करने का मौका मिला है। तो काफ़ी फुलफिलिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल। अक्सर कहा जाता है और देखा जाता है कि जो भी परफॉर्मेंस की फाइल्स होती हैं वो केवल फाइल्स तक सीमित रहती हैं। तो आपने फील्ड में कितने जाके निरीक्षण किए, कितने आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किए आपने? बिल्कुल। मैं अगर जिला कलेक्टर के वर्क को मैंने किस प्रकार से डिवाइड करा है तो वो कुछ इस प्रकार से है कि मैं 4 मुख्य भागों में बांटता हूँ। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल, जी। एक फील्ड वर्क, फील्ड इंस्पेक्शन, फाइल वर्क, मीटिंग्स और कोर्ट। इन सबको मैंने प्रयास करे हैं कि बराबर समय दें ताकि एक के बजाय दूसरा ना पिछड़े। प्रत्येक फ्राइडे मेरा शेड्यूल्ड विजिट्स और इंस्पेक्शंस रहते हैं। थर्सडे को राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किए गए हैं, हमें जन सुनवाई करनी होती है। इसके अतिरिक्त हमें रात्रि चौपाल करनी होती है। तो प्रति माह रात्रि चौपाल 3 से 4 का हम टारगेट रखते हैं। फील्ड विजिट्स प्रत्येक फ्राइडे होते हैं तो हर महीने में 4 हो जाते हैं। और मेरे प्रयास रहे हैं कि सभी उपखंड के मैं 2 महीने के अंदर सभी उपखंड का मैं मोटा मोटा फील्ड विजिट इंस्पेक्शन कर लूँ। मैं आंकड़ों की बात करूं तो रात्रि चौपाल अभी तक अराउंड 36 मैंने करी है। क्योंकि बीच में चुनाव आ जाते हैं, आचार संहिता में अलाउड नहीं होता है, तो उस समय नहीं कर पाए थे। बट ब्रॉडली मेरा हर महीने का रहा है कि मैंने कोई रात्रि चौपाल स्किप नहीं करी है। और रिलीजियसली हमने रात्रि चौपाल फ्राइडे के मेरे फील्ड विजिट्स और इंस्पेक्शंस रहे हैं। और इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। ग्राउंड लेवल से कई समस्याओं की हमें जानकारी मिलती है, हमारी स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके बारे में हमें फीडबैक मिलता है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि उस चीज़ को और बेहतर कैसे किया जा सकता है? कुछ प्लान्स हैं आपके? बिल्कुल। अगर हम रात्रि चौपाल और अगर फील्ड विजिट्स के बारे में बोलें तो मोर और लेस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। हाँ, कई बार मैं अगर रात्रि चौपाल की बात करूं या फिर मैं अदरवाइज़ जन सुनवाई की बात करूं तो कई इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि और बेटर तरीके से जो हमारे पास फील्ड से आते हैं हम उनको और अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। बाकी जो नंबर ऑफ़ रात्रि चौपाल फीस विजिट्स मैंने करी और एडीएम साहब और हम लोग करते हैं तो उनसे मैं मोर और लेस सेटिस्फाइड। जी, बेहतरीन। अच्छा, दूसरा भी आम जनता के बीच में एक हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि टोल्स में एनएचआई का सपोर्ट नहीं मिला, तो आपने उसमें कुछ इंटरवीन किया? टोल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय में आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफ़ी चेंज हुए हैं। खासकर आपने देखा होगा कि अब ईयरली पास सिस्टम भी आ गया है जिसमें आप ईयरली पास बना लेते हैं तो काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पर काफ़ी नंबर ऑफ ट्रिप्स मिल जाते हैं। तो उससे अब वर्तमान में थोड़ा लोगों में रिलैक्सेशन मिला है कि यदि उनको मल्टीपल टाइम्स टोल को भी क्रॉस करना पड़ता है तो इतना पेनफुल या मैं कहूँ कि बर्डन पॉकेट पे नहीं होता है। हालांकि अगर हम हमारे दौसा में टोल की बात करूँ तो एक हमारे लालसोट रोड पर है, हमारे जयपुर आगरा रोड पर है और एक जयपुर में पड़ता है। अब ये टोल काफ़ी पुराने हैं, तकरीबन आई थिंक 2008 के टाइम के हैं और तत्समय जो पॉलिसी थी उसके तहत इनका संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। ऑल्दो मेरा मानना है कि जो नई पॉलिसी आई है जिसमें कि ईयरली पास है तो उससे लोगों को थोड़ा इसमें रिलैक्स। सर, फील्ड गवर्नेंस और ह्यूमन कनेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए? फील्ड गवर्नेंस और ह्यूमन कनेक्ट। बिल्कुल। देखिए,
मैं अगर अगेन हमारी जो फील्ड विज़िट होती है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो क्योंकि दो प्रकार की होती है। एक तो शेड्यूल्ड होती है। शेड्यूल्ड के ये फ़ायदे हैं कि लोगों को पता रहता है, तो लोगों को पहले से अगर उनकी कोई ग्रीवेंस हैं तो वो पहले से प्लान कर सकते हैं। सडन के अपने फ़ायदे होते हैं, शेड्यूल के अपने फ़ायदे होते हैं। जब भी हम जाते हैं तो मेन ये रहता है कि फोकस ये रहता है कि अगेन जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो वर्ग हैं, काश्तकार हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, महिलाएं हैं, उन सब के साथ इंटरेक्शन हो। और अपनी फील्ड विजिट में भी मैं ये प्रयास करता हूँ कि जनरली उपखंड का निरीक्षण में जनरली ऑफिस के हो जाते हैं, लेकिन फिर हम एग्रीकल्चर के जो काम हो रहे हैं हम काश्तकारों से इंटरेक्ट करें। हमारी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह हैं तो स्वयं सहायता समूह के साथ इंटरेक्ट करें। उसके अतिरिक्त हम मेडिकल में जाएं तो हम पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि जनरली आधिकारिक तौर पर तो वो अच्छी चीज़ें ही बताते हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन रियल इश्यूज़ या रियल समाधान कैसे लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो लोगों से ही पता चलता है। और उसके मैं दौसा में भी उदाहरण दूँ, जैसे मैं सिकंदरा गया था तो वहाँ पे सिलिकोसिस के हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं। तो एक ये लोगों ने कहा था कि साहब हमारे एक्सरे मशीन नहीं है, ये एक्सरे हो जाएगा तो हमारे यहीं पर ही समाधान हो जाएगा। फिर हमने जयपुर महुआ टोल से CSR के माध्यम से हमने वो एक्सरे मशीन उस सिकंदरा हॉस्पिटल के अंदर हमने प्रोवाइड करवाई थी। वैसे ही मैं FPO की बात करें तो नाबार्ड एक FPO लॉन्च करने की एक स्कीम थी। जी। तो और जिसका भी श्रीनिवास जी ने भी पिछले कुछ दिनों पहले ही किया था। बिल्कुल, उन्होंने अवलोकन भी करा था। फिर एक फील्ड के अंदर जब महिलाओं SHG से हम जब जुड़ते थे तब एक ये आता था कि महिलाओं का 10 का 12 का समूह है, तो क्यों ना हम FPO को कंसेप्ट को राजीविका के उसके अंदर लेकर के आएँ। और दौसा के अंदर एक FPO प्रथम हमने राजीविका का बनाया और उसने मतलब पिछले 1 वर्ष के अंदर ही तकरीबन 30 लाख से अधिक उन्होंने तो स्वयं के पैसे इकट्ठे कर लिए। 800 से अधिक महिलाएं उस FPO के साथ जुड़ी हुई हैं और उससे जो कई फ़ायदे होते हैं, खाद बीज वो सस्ते में परचेज़ करते हैं, प्रोडक्ट सस्ते में परचेज़ करते हैं, और जो मार्जिन और जो प्रॉफिट होता है वो फिर उन महिलाओं को मिलेगा। तो इस प्रकार की कई चीज़ें फील्ड विजिट से, और जो ह्यूमन कनेक्ट जो आपने प्रश्न पूछा कि हम कैसे मतलब एक जो बैरियर होता है कलेक्टर का और जो एक नॉर्मल आदमी के रूप में, ताकि वो समस्याएं बता पाएँ, ताकि हम उसका फिर समाधान कर सकें। तो ऐसी कई चीज़ें हमने फिर इन फील्ड विजिट और एक ह्यूमन कनेक्ट के माध्यम से हमने करी। जैसे कि सर आप इंजीनियर हैं, बिल्कुल। तो अगर आपको फिर से मौका मिले वो पहले दिन का और आज 2 साल पूरे करने के, तो आप फिर से कहाँ से शुरू करेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो द जर्नी यू स्टार्टेड एंड हाउ इट हैज कम। बिल्कुल। देखिए, इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन है और 2 साल में अगर मैं कहूँ तो आई हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड मेरे गवर्नेंस के मेथड में कि मैं कैसे डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, कैसे सुपरविजन करता हूँ। मेरा ये देखना है कि जब स्टार्टिंग में आया था तो जनरली एक हमारी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स होती हैं। वो गवर्नेंस के अंदर काफ़ी पॉपुलर भी है, मंडे मीटिंग भी कहा जाता है उसको। मतलब मैं अब रिट्रोस्पेक्ट में बात करूं तो मुझे इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगती, क्योंकि आपके पास 36 डिपार्टमेंट बैठे हैं, आपके पास 1 घंटा है, आप 2 मिनट से ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट को दें तो आपके 1-2 घंटे इसी में ही निकल जाते हैं। तो आई हैव ब्रोकन डाउन देम कि भाई मैंने मेडिकल एक सेक्टर बना लिया है, तो मेडिकल में मेडिकल हो गया, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक मैंने सेक्टर बना लिया है, तो उसमें WR, ICDS, एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट्स हो गए। तो अब उनको तोड़ करके फिर इस प्रकार से उनका रिव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोर डिपार्टमेंट है जिसमें PWD, PHD, डिस्कॉम, इनका फिर रिव्यू करते हैं ताकि उन मीटिंग से आउटपुट आ पाए। अगेन मैं आप प्रश्न है कि मैं दोबारा स्टार्ट करता तो क्या अलग करता? वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन।
बट अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा जो मानना है, कोर एक कलेक्टर के प्रिंसिपल्स फील्ड विजिट्स हैं ताकि हम कर सकें, ग्रीवेंस रिड्रेसल है जो कि हम करते हैं, फाइल वर्क इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, कोर्ट वर्क जो कि हम, क्योंकि न्यायालय हमारा होता है, कोर्ट वर्क इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। और आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि आई ट्राई, मतलब आई बीन ट्राइंग कि मैं पाँचों दिन कोर्ट लूँ, अदरवाइज जनरली एक दिन या 2 दिन की परंपरा होती है, मैं 5 दिन लूँ ताकि कोर्ट वर्क सफ़र ना हो, टाइमली हम जजमेंट दे सकें जी। और मीटिंग्स और जो रिव्यू होता है वो सारी चीज़ें करें। तो ये ब्रॉड लाइंस पे आई रन दिस। सर फिलोसफिकली ये माना जाता है कि इंसान का कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं, उससे खुद से होता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अपने अभी जर्नी के बारे में बताया, तो हाउ मच यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ, आप खुद को कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं इन 2 वर्ष के कार्यकाल में? नहीं, अगेन आई थिंक अ लॉट कैन बी लॉट मोर, आई थिंक कुड हैव बीन डन। कई हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे ईसरदा प्रोजेक्ट इज़ एन एग्जांपल, हमारा फॉरेस्ट डाइवर्जन की वजह से वो काफ़ी डिले हुआ। ऑल्दो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम टाइमली डाइवर्जन करा करके करें, बट इन हाइंडसाइट मे बी वी कुड हैव डन इट फास्टर। और कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं RDSS की बात करूं जो कि हमारा डिस्कॉम का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी कई हिंड्रेंसेस हैं, कई हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में होते हैं क्योंकि कई परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाती हैं, तो इट टेक्स टाइम। बट आई थिंक कि उनको और तेज़ी से और पीछे लग कर के आई थिंक वी कुड हैव। बेसिकली सर वही सही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह रहेंगी सर। जिले को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए सर आपकी क्या विचार है? देखिए, मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम इज़ टू बी गिवन बाय गवर्नमेंट, जिसमें जो आपने सारी चीज़ें बताई, एंड द रियल डेवलपमेंट और जो उन्नति है वो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से आती है कि हम कितने ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग स्वयं एम्पावर्ड हो रहे हैं जी। तो 2 एस्पेक्ट्स को मैं मानता हूँ, एक जो हम गवर्नमेंट को हमें देना है, बिजली, सड़क, पानी, एक अच्छा गवर्नमेंट सिस्टम, बेटर लॉ एंड ऑर्डर जी, ये चीज़ें हमें देनी है। तो सेकंड है इसका एस्पेक्ट जो कि अगेन गवर्नमेंट का उस पर फोकस रहता है, जैसे SHG हो गए, वेरियस लोन स्कीम हो गई, सब्सिडी स्कीम हो गई, PM विश्वकर्मा स्कीम हो गई, जिसमें वी स्किल पीपल, वी ट्रेन देम, वी गिव लोन, हम उनको लोन देते हैं जिससे कि वो खुद का कारोबार स्टार्ट कर सकें और खुद आगे बढ़ सकें। तो दौसा ज़िले को मेरा, यदि हम बात करें कि मॉडल बनाने के लिए, मेरा अगेन स्ट्रांगली मानना है कि दोनों एस्पेक्ट पे वी हैव टू फोकस। बेसिक चीज़ें, एजुकेशन, ये हमें स्ट्रेंथन करने हैं, और साथ ही साथ हमें इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है ताकि लोग, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स अभी प्रिफर्ड होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं भी उसी सोसाइटी का पार्ट हूँ एंड मैं भी इस जॉब के अंदर हूँ, लेकिन हमें वी हैव टू मूव आउट ऑफ दिस ऑल्सो, और हमें एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करने हैं, चाहे वो छोटे हों, छोटा बड़ा नहीं होता, एंड जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो। और दौसा डिस्ट्रिक्ट, मेरा ये मानना है कि जब हम ये दोनों चीज़ कर देंगे, इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू बी गिवन बाय गवर्नमेंट, और उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट, फिर हमारे एंटरप्रेन्योर्स बड़े सेल्फ सफिशिएंट हो, लोग सेल्फ सफिशिएंट हो, तो मेरा मानना है कि दौसा एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हम बना पाएंगे। उसके लिए सर आपने अभी तक कुछ लोगों से एसोसिएट किया है, चाहे यहाँ के वो लोकल सहायता समूह हों या NGOs हों, ऐसे कुछ लोगों से एसोसिएट किया आपने कलेक्ट्रेट को? बिल्कुल, मैं अगर समूह के बारे में बात करूं तो हमें गवर्नमेंट से जो टारगेट मिला था इस फाइनेंशियल ईयर का, अराउंड 56 CR का हमें मिला था जी, और हमने उसको अभी तक 80 CR का हमने उनको एक लोनिंग कर दी है। और उनके स्टार्टअप्स या किस प्रकार के वो काम कर रहे हैं, तो हर फील्ड में हैं वो। लवान में वो दरी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे रसोई होती हैं, इंदिरा रसोई होती हैं, उस सेक्टर के अंदर जो है कि उनको हमने रसोइयों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जूट बैग्स, आप जो है
बालाहिड़ी में जाएं तो बर्तन का काम, आप बसवा के अंदर जाएं तो मिट्टी के बर्तन का काम इत्यादि कई कर रहे हैं। और मार्केट लिंकेजेस का हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। और एक वेबसाइट है, मैं उसका ONDC जो कि गवर्नमेंट की है, जिससे कि आप मार्केट लिंकेज करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो एक अलग है। ONDC एक प्लेटफॉर्म है UPI की तरह। UPI में जैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ONDC में आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक मार्केटिंग सिस्टम है। तो उससे हम हमारे सॉफ्ट टॉयज़ बनाते हैं, उससे हम हमारे SHGs का लिंकेजेस कर रहे हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट भी बनाएं और फिर मार्केट उनका जो है बड़ा रहे। और दूसरा, अगर हम क्रेडिट की बात करें तो जैसे SHGs में हमने ये प्रयास करा है इस बार कि क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक मैं ही हूँ, और कोऑपरेटिव बैंक ने पिछले साल 50 लाख के लोन दिए थे। इस साल हम 2.5 करोड़ के दे चुके हैं और 2.5 करोड़ के और देंगे, 5 करोड़ के SHG को लोन देंगे। और हमने ये एक मोटिवेशनल स्कीम लाने का प्रयास करा है कि UIT का फंड हम जितना वो SHG को लोन देंगे, उतना UIT का फंड हम कोऑपरेटिव बैंक को देंगे। तो इससे UIT बेसिकली दौसा में काम करती है, दौसा से हमारे पास पैसा आता है। उस पैसे को जब तक कि हम खर्चा नहीं करें UIT, तब तक उसको कोऑपरेटिव बैंक में रख देंगे। कोऑपरेटिव बैंक उनको SHG को लोन दे देगा, और SHG को लोन दिया हुआ 100% सेफ है, वो सारा पैसा रिटर्न आ जाता है। तो दौसा का पैसा वहाँ पे यूज़ हो रहा है, और जब UIT को खर्चा करना होगा तब उससे वो खर्चा भी कर लेंगे। तो जब तक वो आइडल मनी है, जो कि दौसा का अमाउंट है, वो दौसा में ही SHGs के बेनिफिट के लिए, लोनिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से सर हमेशा क्या है कि ये कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है, और आज के ज़माने में जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो बहुत इनोवेटिव हैं, तो क्या वाकई में कुछ कोप अप कर पाया है सिस्टम? नहीं, देखिए, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वी आर नॉट हिटिंग एनीवन, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, या उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है? नहीं, देखिए, इसमें आई थिंक जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ब्यूरोक्रेसी का एक क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है कि वो एंटर होते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद ही वो होते हैं, तो कोई उनको निकालना आसान नहीं है सर्विस से। तो एक ये प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग फिर आलसी हो जाएंगे, या फिर इतना नहीं सिस्टम के बेटरमेंट के लिए वर्क करेंगे। जब चीज़ें इवॉल्व होती हैं सर हमेशा। बिल्कुल, जबकि पॉलिटिशियन है, उनको हर 5 साल में परीक्षा देनी होती है जी। तो आई थिंक दोनों का एक कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट। कि मैं भी बात करूँ तो हमें पॉलिटिशियन से कई इश्यूज हमारे पास आते हैं लोगों के, जो कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं पिक कर पाता, हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो कोई भी चला जाता है। रिसेंटली आई हैड नोन वो आपके तहसीलदार और विधायक का झगड़ा हुआ था, इट वाज ट्रेंड वायरल आल्सो। मैं एक्चुअली दूसरे की बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि जैसे कई हमारे जो हम इसकी बात करें माँ योजना के अंतर्गत, यदि कोई आज एक्टिवेट कराता है अपना कार्ड, तो वो 3 महीने बाद उसको इस्तेमाल कर पाता है, उसमें राइडर है। बट कई हमारे क्रिटिकल केसेस होते हैं जो इमीडिएटली हमारे पास आते हैं कि साहब उनके पास गरीब परिवार है और उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी पावर कलेक्टर्स को दे रखी है। लेकिन वो ज़्यादातर हमारे पास रेफरेंसेस जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, जो कि रियल नीडी और रियल गरीब होते हैं, और हमारा और वो उनका रीच भी बहुत ईजी होता है कि आप अपने MLA से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, अपने प्रधान से आसानी से मिल सकते हैं। और हमारे पास हो सकता है रीच करने में डिस्टेंस वाइज भी दूरी हो, समय इज अगेन ऑफ क्रिटिक होता है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस जब वो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मतलब मैं वही कहूँगा कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके अंदर तो आप नंबर 1 है सर। कल हम जब गए हैं तो एवरीबॉडी वाज आस्किंग कि पहले आप ऐसे कलेक्टर हैं जो सुनते हैं सबको, क्योंकि गांव से जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी समस्या एक ही होती है कि लोग सुनते नहीं हैं उसे। अगेन मतलब मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार का फीडबैक आपको मिला है, और अगेन ये जनता का प्रेम ही है। और जैसा मैंने बताया कि 1/4 हिस्सा जो मैंने बताया, 1/4 ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, जो मेरा मानना है कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। 1/4 फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, 1/4 फॉर फील्ड विजिट, 1/4 फॉर मीटिंग्स एंड फाइल वर्क, और 1/4 फॉर कोर्ट वर्क, जो कि हमें दैट्स परफेक्ट सर। But what more? Because in my philosophy, more till you are no more.
नहीं, डेफिनेटली मैं अगर इंडिविजुअली भी मैं बात करूं, जी। तो जैसे कोर्ट वर्क की मैं बात करूं, तो डिस्पाइट डूइंग बेटर देन द टारगेट्स दैट वी हैव बीन गिवन, काफ़ी फाइलें हमारे कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं। और ये एक एग्जांपल है, रेड कवर मींस ओल्डर देन 10 ईयर। दैट मीन्स आप उनको पिन आउट कर रहे हैं कि हाँ देयर इज कुछ है आगे है। बिल्कुल। That's तो great. कोर्ट वर्क के अंदर अगेन लॉट नीड्स टू बी डन, मतलब मे बी क्योंकि टाइमली जजमेंट्स हो तो उससे रिलीफ लोगों को मिलता है। मैं अगर ग्रीवेंस की बात करूं, तो ग्रीवेंस में भी दो प्रकार के हम इश्यूज होते हैं। एक तो होता है जो कि इमीडिएट हम सॉल्यूशन कर सकें, कुछ होता है जो कि सिस्टमिक चेंजेस मांगते हैं। जैसे कि हम ग्रीवेंस के लिए गए तो 2-3 रात्रि चौपालों में मेरे पास पीएम किसान के इश्यूज आए कि साहब पीएम किसान की किस्त हमारे पास नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है या फिर ई-केवाईसी नहीं हो रखी है। जी। तो फिर इस प्रकार के इश्यूज़ को हम आइडेंटिफाई करके एक कैंपेन मोड में पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलाते हैं ताकि सभी जगह उसका फ़ायदा हो जाए। और फिर पीएम किसान के अंदर भी हम मतलब बॉटम से हम ई-केवाईसी और आधार लिंकेज के अंदर हम टॉप में भी आए थे, जो कि कॉन्सिक्वेंशियल है बिकॉज वी डिड डैट। या फिर हमें रास्ते के इश्यूज़ आते हैं तो फिर हमने एक अभियान चलाया था कि भाई रास्ता खोलो अभियान हमने चलाया था। और जब फसल कट जाती है तो उसके बाद हमने कैंपेन मोड पे चलाया था। बट अगेन आप देखें तो ग्रीवेंसेस जो संपर्क पे, अब या तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि द ट्रस्ट इन अ सिस्टम इज सो मच कि लोग संपर्क पे शिकायत भी करते हैं ताकि उनका रिजॉल्व हो सके। बट आई थिंक लॉट ग्रीवेंसेस नीड टू बी रिजॉल्व। और इसके बाद भी देयर इज़ मतलब अथाह वर्क जो है डैट नीड्स टू बी डन ग्रीवेंस रिड्रेसल के फील्ड की अगर हम बात करें। लेकिन गुड कि हमारे अच्छे सिस्टम्स हैं, संपर्क का अच्छा सिस्टम है, संपर्क कैप्चर कर लेता है, उससे समाधान कर देते हैं। उससे नहीं हो पाता है तो फिर हम कैंपेन के मूड में हम समाधान करते हैं। तो लॉट नीड्स टू बी डन एंड कैन बी डन। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन, एसआईआर को लेकर सर आपकी क्या तैयारी रही या कितने रिपल आप अपने आप रिप्लेस करेंगे? अप्रैल मई के अंदर चुनाव होंगे, उससे पहले वो कंप्लीट करना है, बिल्कुल उसके बारे में मुझे बताएं। देखिए, अगर हम एसआईआर की बात करें तो जैसा अब विदित है कि 21 तारीख को एंड है एसआईआर राजस्थान के अंदर। और हमारा ई रोल जो है डाउनलोड आज स्टार्ट हो गया है। और आज डाउनलोड होने के बाद हमारे सभी एसडीएम्स ने कर दिया है जो वोटर लिस्ट है, और वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी 2-3 दिन में। और वोटर लिस्ट जो एसआईआर की प्रक्रिया है, मेरा ये मानना है कि 21 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान के लिए है। और 21 को एसआईआर जो वोटर लिस्ट का काम है वो पूरा हो जाएगा इस 21 तक। आपने सर टोल की बात करी, तो टोल में एक साल पहले नितिन गडकरी ने कहा था 60 किलोमीटर की जो दूरी कम की जाए। तो दौसा में जैसे सिकंदरा के पास में टोल, राजा धोट, इसकी जो दूरी है उसके बारे में क्या आपने कोई पत्राचार? इसके बारे में जैसा मैंने कहा कि पत्राचार नहीं हमारी तरफ से हुआ है। उसका एक रीज़न ये भी रहा है वर्तमान में, जैसा मैंने बताया, क्योंकि ईयरली पॉलिसी आ गई। तो अगर वो 80 किलोमीटर की दूरी पर भी यदि होता है तो ईयरली पॉलिसी के तहत, एक ईयरली पास के तहत एक नॉमिनल चार्ज पर जो है टोल देना होगा। और सेकेंडली अगेन ये जो टोल हैं ये पूर्व आई थिंक 2008 के टाइम के हैं जब ये टोल बने थे, तत्समय की पॉलिसी के तहत बने थे। जैसा कि एनएचआई का इसमें कहना है, और एनएचआई का ये भी कहना है कि यदि इस प्रकार के टोल होते हैं जो कि नियर होते हैं तो उसमें रेट को लेकर के भी कुछ कंपनसेशन या रिलैक्सेशन दिया जाता है ताकि लोगों पर आर्थिक भार इतना ना पड़े। क्या इस दौसा जिले को इस गर्मी में पानी मिलने की संभावना है सर? बिल्कुल, हम प्रयासरत पूरा हैं कि इन गर्मियों तक मैं पूरे ज़िले का तो हमने नहीं कमिट किया था, सिटी के लिए हमने कमिट किया था कि हम दौसा ज़िले के अंदर पानी प्रवेश करवा देंगे। और हम प्रयासरत हैं पूरा। इसमें 2 मेजर चैलेंजेस हैं। एक तो फॉरेस्ट का है, जो कि अब मेरा मानना है कि विदिन 7 डेज़ रिजॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो भी क्वेरीज थी हमने सारी क्लियर करके स्टेट गवर्नमेंट भेज दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल आ गया है। दूसरा इसमें जो इशू था वो रेलवे के साथ है, और रेलवे के साथ जो इशू है वो भी ऑन टाइम अभी तक चल रहा है।
क्योंकि आपको पता होगा लालसोट जो हमारी दौसा गंगानगर गंगापुर सिटी जो लाइन जाती है उसके ऊपर से ये पाइपलाइन आएगी और वहाँ पे पाइल का काम चालू हो गया है। उसकी रेलवे ने डिज़ाइन और ड्राइंग भी अप्रूव कर दी है, तो वो भी ऑन टाइम है। तो वी आर वेरी होपफुल कि हम इस गर्मी में दौसा शहर मतलब दौसा ज़िले के अंदर पानी का प्रवेश करवा दें।